बघेल ट्यूटोरियल्स के समसामयिक घटना राष्ट्रीय स्तर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले ये आप चित्र देख रहे हैं, यह एक सिनेमा का सीन है और यहाँ लोग दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ दौड़ हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लगा रही। क्यों लगा रही हैं? तो रेवड़ी संस्कृति के लिए, मुफ्त में चीजें बांटने के वादे के लिए ऐसी होड़ लगी है कि राज्यों की जो राजकोषीय स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। और यह जो रेवड़ी संस्कृति है या फिर मुफ्त में चीजें बांटने की जो राजनीति है, इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के बहस चल रहे हैं और इन सब में बहस में से एक प्रमुख मुद्दा है कि सरकार कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक तरफ हो जाएगा कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि मनरेगा और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अनाजों का वितरण किया जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया और एमएसपी हो गया। तो ये सभी कल्याणकारी योजनाएं हैं और यह कहने को और ये सरकार यह क्यों करती है? क्योंकि संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वह सरकारों को यह करने के लिए कहता है। और एक तरफ है रेवड़ी संस्कृति, यानी कि मुफ्त में चीज़ें बांटने के जो वादे हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली, कहीं कहीं आपने स्कूटर्स सुना होगा, जो स्कूटर्स बांटे जाते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन के बारे में भी सुना होगा, वोट हासिल करने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए टैबलेट और आपका हो गया लैपटॉप। तो इस तरीके की चीज़ें बांटे जाते हैं। अभी ये तो मैंने विभाजन कर दिया है कि ये रेवड़ी संस्कृति के तहत आ गए, कल्याणकारी योजनाओं के तहत आ गया। लेकिन इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए? अभी जो मुफ्त बिजली जो सरकार वादा कर रही है, चुनाव के दौरान जो वादा किए जा रहे हैं, इससे तो किसानों का भी भला होगा ना। किसान तो वैसे ही गरीब हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति और घरेलू मार्केट की स्थिति, कृषि में बढ़ता हुआ लागत, इन सब से उनकी आय कम हो रही है। अगर ऐसे में उनको मुफ्त बिजली मिल रही है तो क्या यह रेवड़ी संस्कृति के तहत आता है क्या? तो ऐसे ही अनेक मुद्दे हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, तो इसको सूचना क्रांति के तहत लोगों में सूचना क्रांति का प्रसार होगा, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी। सरकार मोबाइल के जरिए, वेबसाइट के जरिए, तो इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंच सकती है। तो अभी ये जो प्रमुख प्रश्न है यहाँ पर साथियों, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए, कि कल्याणकारी योजनाओं और रेवड़ी संस्कृति में अंतर कैसे करें। तो इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए और मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझे जरूर बताइए कि कैसे अंतर करें और आप क्या समझते हैं इसको लेकर। रेवड़ी संस्कृति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसमें जो रेखा कहां पर होगी कि एक तरफ कल्याणकारी, एक तरफ रेवड़ी संस्कृति, कौन निर्धारित करेगा? क्या इस रेवड़ी संस्कृति पर हम लोग कानून बनाकर इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? कई लोगों का मानना है ये मतदाताओं के साथ छल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा उत्पन्न करता है, यह सरकारी संपत्तियों का अतार्किक प्रयोग है। तो इस पर कई सवाल हैं, आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आइए चलते हैं अगली स्लाइड्स की ओर। और ये देख रहे होंगे, ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों के पास अब नल जल आपूर्ति है। तो इस तरीके से गोवा पहला राज्य बन गया है जिसको हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है।
गोवा के हर गांव में अब हर घरों में जल नल के जरिए पहुंच रहा है, टैप वाटर लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तो ये जो हर घर नल योजना है, इसमें ग्राम सभाओं को भी शामिल किया गया है जो स्थानीय स्वशासन के प्रतीक हैं, और जल समितियों का गठन हुआ है जो हर घर नल योजना से संबंधित चीजों की निगरानी, प्रबंधन और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करते हैं। तो ऐसे ही गोवा के हर ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे यहाँ पर हर घर नल जो योजना है उसका संरचना बन चुका है, हम लोग उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद गोवा को हर घर नल योजना सर्टिफाइड किया और गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे है पहला राज्य तो जान गए, तो पहला केंद्र शासित भी जान लेना चाहिए यहीं पर, आगे जाकर कठिनाई न हो। तो ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादरा नागर हवेली एवं दीव और दमन है। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश को भी आप जानेंगे, तो एक गोवा है, दूसरा दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव है। तो दमन एंड दीव केंद्र शासित और जो राज्य में है गोवा, तो ध्यान रखेंगे दोनों पहले नंबर के हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। किसने की थी? तो जल शक्ति मंत्रालय ने की थी। क्यों की थी? तो 2024 तक हर घर में हम लोगों को टैप वाटर, घरेलू नल कनेक्शन देना था, और यही इसका उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे प्रतिदिन कितना दिया जाता है? तो 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? तो 55 लीटर। तो जो हर घरों में नलों में पानी आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये जो टैप वाटर कहते हैं इसको नल के जरिए, तो ये जो टैप वाटर है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर मिलेगा पर पर्सन और पर डे। तो पर पर्सन पर डे 55 लीटर दिया जाएगा, और यह पूरे देश भर में लक्ष्य है कि पूरे देश भर में इसको 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। कब शुरू हुआ था? तो 2019 में। किसने शुरू किया था? तो जल शक्ति मंत्रालय ने, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय कहाँ है? तो केंद्र सरकार में। तो यह आप ध्यान में रखेंगे, अगर यह योजना जमीन पर उतर जाता है 2024 तक, 2 ही साल बचे हैं, तो इससे बहुत लाभ होंगे। अधिकांश जो बीमारियां होती हैं वह दूषित जल के कारण ही होती हैं। तो अगर लोगों को साफ, स्वच्छ और पोषण से संतुलित जल मिलेगा तो जरूर स्वास्थ्य में सुधार होगा और लोगों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। आगे चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, और ये आप देख रहे होंगे कि भारत में जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये प्रतिबंध लगाया गया है, आइए पढ़ते हैं कैसा प्रतिबंध है। और यह जो वीएलसी है, जो यहाँ पर जो 1990 से लेकर 2000 के बच्चे जिनकी जन्म हुई है वो तो आभार हैं इस वीएलसी मीडिया प्लेयर के। यह जो मीडिया प्लेयर है इसके जरिए हम लोगों ने कई सिनेमा देखा होगा, लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी, लेकिन आज इस पर प्रतिबंध लग गया है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ है, क्या है मामला। इस वीएलसी का फुल फॉर्म होता है वीडियो लैंड क्लाइंट की वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया गया है। हालांकि बैन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अभी जहां सरकार ने बैन किया तो इसके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया है कि इसको बैन करने का कारण क्या है। तो कुछ वहां पर वो अटकलें लगाई गई हैं कि क्यों हुआ है, उसको आगे देखेंगे। पहले जान लेते हैं वीएलसी क्या है। तो 90 के दशक के उत्तरार्ध में यानी 1985 के बाद यह लोकप्रियता हासिल की। कहां? तो भारत में। और कब की? जब भारतीय घरों में क्या आया? पर्सनल कंप्यूटर आया। तो जब पर्सनल कंप्यूटर आया तब इसकी लोकप्रियता भारत में बढ़ी 1985 के बाद। और इसमें आप जानते हैं ज्यादा परेशानी नहीं होती, किसी भी फॉर्मेट का वीडियो हो, MP4 हो, FLV हो और MKV हो, तो किसी भी फॉर्मेट को बड़े ही आसानी से इसमें चला सकते थे, इसीलिए काफी प्रचलित हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो क्या हम जानते हैं कि वीएलसी को क्यों बैन किया गया। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो कई ऐसे जो सूचना
अधिकार कार्य करता है, उन्होंने आरटीआई लगाया और आरटीआई में सरकार ने सीधा सीधा बोला कि हम लोग की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मंत्रालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहाँ? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री है वहाँ लगाया गया आरटीआई, तो उन्होंने बोला हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी अटकलें लगाई गई हैं कि सरकार ने इसको आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत बैन किया है। और ऐसा लोग मान रहे हैं कि ये जो वीएलसी है, यह तो जो वीएलसी प्लेयर को कब प्रतिबंध किया गया था, तो फरवरी से ही इस पर प्रतिबंध है। इस साल के फरवरी में 54 चाइनीज जो ऐप है उन पर प्रतिबंध लगाया गया था साथियों, लेकिन वीएलसी तो एक चाइनीज ऐप है ही नहीं, यह तो दरअसल एक फ्रांसीसी ऐप है, फ्रांस से बना हुआ है। लेकिन क्यों लगाया गया? क्योंकि सिकाडा नामक एक मालवेयर जो चाइनीज मालवेयर है, इस वीडियो प्लेयर में या वीएलसी में पाया गया, इसके डेस्कटॉप वर्जन में, तो इसीलिए इसको बैन किया गया। हालांकि यह अभी जो प्लेयर हम लोग गूगल प्ले स्टोर से या फिर आईफोन के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे ही आप डेस्कटॉप खोलेंगे किसका? वीएलसी का, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आईटी अधिनियम 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन प्ले स्टोर से और आप आई स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि डेस्कटॉप में वो सुरक्षा नहीं होती जो प्ले स्टोर में गूगल और आईफोन पहले से प्राप्त करा देते हैं। तो ये पढ़िएगा आप लोगों को। ये सिकाडा, ये पूछा जा सकता है सिकाडा क्या है, तो एक मैलवेयर है। कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? तो वीएलसी में। और यह कैसा, और यह जो सिकाडा मालवेयर, इसका संबंध कहाँ से है? तो चीन से है, और चीन से है। और यह भारत की वीएलसी में जो भी वीएलसी मीडिया प्लेयर उपयोग कर रहे हैं डेस्कटॉप से, तो उनके सिस्टम में है और गुप्त संवेदनशील सूचनाओं की चोरी की जा रही है। आगे है, किन स्थितियों में ऑनलाइन सामग्री को जनता के लिए अवरुद्ध किया जा सकता है? तो किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्रयोग करती है और उसकी भी धारा 69A का प्रयोग कर सकती है। तो किसी भी ऑनलाइन सूचना को प्रयोग करने की दो विधियां होती हैं, एक कार्यकारी और एक न्यायिक। तो सरकार करती है तो इसी अधिनियम के तहत करती है। अगर सरकार को लगता है कोई भी सूचना इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस जो अन्य देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता है, तो ऐसी सूचनाओं को सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत ब्लॉक कर देती है। दूसरा तरीका है जो दूसरा तरीका है हमारा, वो है न्यायिक। और न्यायिक मामले में न्यायालय भी किसी भी ब्लॉक या किसी भी कंटेंट को प्रतिबंध कर सकती है। तो ये भी आप पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स की दृष्टि से, जैसे कि आईटी अधिनियम कब आई थी, तो 2000 में। इस अधिनियम की किस धारा के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? तो 69A के तहत किया गया है। और इसमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद इन्वॉल्व है? तो 19(2) है। और तरीके कितने हैं? तो 2 तरीके हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं, ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचने को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले सरकार किस अधिनियम का प्रयोग करती है, आप तो यही जाने। दूसरे बाद एक नोडल अधिकारी प्रयोग करेगा, सरकार एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। वह नोडल अधिकारी, इसको देख लेते हैं। सरकार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। और यह नोडल ऑफिसर कहाँ, यह जो नोडल ऑफिसर होगा, यह जिस विभाग से संबंधित होगा, जिस मामले से संबंधित होगा, उस अधिकारी को सूचना भेजेगा, भैया इस कंटेंट को आप ब्लॉक करिए। सरकार एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा और जिस भी मंत्रालय से संबंधित है उसके अधिकारियों को यह सूचना भेजेगा कि आप इस कंटेंट को, इस फलाना कंटेंट को आप ब्लॉक करिए।
अभी अगर यह यहाँ तो इसमें तो ये जो अधिकारी होगा एक समिति बनाएगा, उस समिति का एक खुद भी सदस्य रहेगा और इसमें CERTIN के भी सदस्य रहते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया के भी सदस्य रहते हैं। ये पूरा जांच करेगा और जांच करने के बाद इसको सौंप देगा, फिर मंत्रालय के जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट इस नोडल ऑफिसर को दे देगी और यह नोडल ऑफिसर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को दे देगा और मंत्रीगण निर्णय ले लेंगे कि ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यह पूरी प्रक्रिया है, इसको भी आपको समझना चाहिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ में।